मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन की एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के हमलों का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने IRGC ने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया है, जिसमें नौसेना और मिलिट्री एयरबेस शामिल है। अब सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिन्हें या तो इंटरसेप्ट कर दिया गया या फिर वो अपना टारगेट को चूक गए। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के केश्म आइलैंड स्थित एक कम्युनिकेशन टावर पर अटैक किया। अमेरिकी सेना ने इस सेल्फ डिफेंस में हमला किया है। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास एक ऑयल टैंकर पर भी हमला किया है। अमेरिकी हमले की शिकार हुआ ये टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के कर्ग आइलैंड जा रहा था। ये वही कर्ग आइलैंड है जहां से ईरान अपना तेल को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। अजीत जी, 30 से लेकर 31 मई की बीच रात को कसम आइलैंड जो है, बिल्कुल हॉर्मुज का जिसे हम किला कहते हैं, वहां पर हमले हुए थे। उसके बाद फिर 2 जून को हमला हुआ है और उसके बाद फिर पलटवार तो होना ही था। लेकिन क्या अमेरिका इस वक्त ठीक बड़ी जंग शुरू होने से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेना चाहता है और कसम आइलैंड को खत्म करना चाह रहा है? देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने जो जिस तरह की डिप्लोमेसी वो करते हैं, उनकी डिप्लोमेसी का एक बड़ा खास तत्व है ये कि वो जो निगोशिएशंस हैं उसको वो टैक्टिकल डिसेप्शन की तरह यूज करते हैं। आप नेगोशिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको धोखा देने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। ये उन्होंने हर बार किया है, हर लड़ाई में उन्होंने किया है, जितने ऑपरेशन इधर उनके हुए हैं वो सब में किया है उन्होंने। इस बार ईरान अलर्ट है। ईरान इस बात में नहीं, वो उनके साथ वो भी बात कर रहा है, लेकिन वो भी उस बात को समझ गया तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है उसने भी। और दूसरी बात क्या है कि ईरान को अब एक ऐसी चीज हाथ लग गई है जादू की छड़ी टाइप से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और 12 जो कंट्री है, 10-12 कंट्री जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने वो वल्नरेबल है। पहले ये माना जाता था कि मुस्लिम भाईचारे के तहत वो नहीं हमला करेगा, क्यों वो सऊदी अरब और UAE और कुवैत, बहरीन या कतर में हमला करेगा। अब उसने जब एक बार शुरू कर दिया है तो उसका एक हमला है, और उसको ईरान को पता है कि हम जितना इन देशों पर अमेरिकी ठिकानों को हमला करेंगे उतना ही ये देश अमेरिका के ऊपर दबाव डालेंगे कि तुम यहां से निकलो और बंद करो ये चीजों को। तो अमेरिका की नस दबाने की चीज उसको हाथ लग गई है। लेकिन सऊदी में तो हमले नहीं कर रहा है, क्योंकि सऊदी में, सज्जन जी, सऊदी में इसलिए हमले नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पर तो बताया जा रहा है करीब 5000 पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम लेकर पहुंचे HQ-9, वहां पर रक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो भी रक्षा कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, अभी खबर जो आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल का कि UAE जो था वो शुरू से कोऑर्डिनेटेड इजराइल के साथ अटैक कर रहा था जब से लड़ाई शुरू, लेकिन और सऊदी अरबिया नहीं कर रहा था। वो चाह रहा था कि ये एस्केलेट ना हो, और उसके लिए UAE और सऊदी अरबिया में भी खटपट हुई। एक और बात इसमें एक देखिए कि अभी क्या है कि वो जो निर्णायक लड़ाई वाली जो फेज थी, अब लो कॉस्ट वॉर के कारण जो कमजोर देश भी है वो खींच ले जाता है। यूक्रेन खींच ले गया, ईरान खींच ले जा रहा है। वैसी स्थिति में जैसे यूक्रेन वेट कर रहा है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी को आउटलिव कर दो, नहीं तो प्रेशर में। ईरान का भी यही है कि ईरान को पता है कि अभी वो जो कॉस्ट है डोमेस्टिक फ्रंट में ट्रंप वल्नरेबल है। बड़ा हमला आप नहीं करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट में ये अनपॉपुलर। चलो, अपनी अच्छी चीज ये मैंने बताई है कि कॉस्ट की कितना खर्चा आ रहा है। इसमें मार्को रूबियो ने अभी उन्होंने एक जो कहते हैं ना संसदीय कमेटी के सामने अपनी बात रखी, तो उसमें जो उन्होंने बातें कही उसके बारे में तो बता ही देते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और जिक्र किया कि रोजाना करीब $300 बिलियन का नुकसान हो रहा है। $300 मिलियन का, हाँ, 200 से $300 मिलियन का पर डे नुकसान हो रहा है ईरान का। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री को ईरान के साथ समझौते की उम्मीद भी है। मार्को रूबियो ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी को लेकर बड़ा खुलासा किया। रूबियो ने कहा कि मुज्तबा न केवल जिंदा है बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव होकर ईरान के अहम फैसले ले रहे हैं। और रूबियो ने अमेरिकी सीनेट के पैनल को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे पुख्ता संकेत है जो बताते हैं कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनी किसी न किसी स्तर पर देश के अहम फैसलों में सक्रिय हैं। और मुज्तबा भी हमले में घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें लेकर कई तरह के अटकलें भी लगाई जा रही थी। Was wondering at the outset if you could talk to us a little bit about the fractured Iranian regime and how that might be making negotiations more difficult. Let me try to give this answer to you in a way that's not boring or wonky, because it's been a shift. Obviously, the original supreme leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it, he was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries.
So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is the theological office. It was the, the head of the Islamic republic in the sense of the ultimate decision maker. And every major decision has to be run by them. They are. रूबियो यहाँ पर जो बता रहे हैं ये बात निकलकर सामने भी आई थी सचिन जी, अजीत जी, और जब लगातार बोल रहे थे ना डिले क्यों हो रहा है बातचीत में, तो अब ये होता है कि कोरियर सिस्टम बनाया गया है और कोरियर सिस्टम में ये है कि जो आप कोई डील लेकर पहुंचता है तो डील 3 से 4 लोगों के हाथों पहुंचता है, इनके सर्वोच्च नेता के पास यानी कि मुश्तबा खामनी के पास, उसके बाद फिर 4 लोगों के हाथ होते हुए फिर पहुंचता है जैसे अब्बास आरागाची किसी के पास, तब जाके वो पाकिस्तान पहुंचा, फिर अमेरिका पहुंचता है। तो इतना लंबा ये चल रहा है कि जिसमें कई बार डील होगी कि नहीं होगी इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डील में सतत कई जैसे ही वो जा रहा है जितने हाथों से उतना ही उसमें अमेंडमेंट और काउंटर अमेंडमेंट हो रहा है। अच्छा, और वो उसमें रहा है कि आप क्या तो रियल क्या ये पता ही नहीं लग रहा। नहीं, सवाल है कि किसी को डील MOU जो भी हुआ या नहीं हुआ उसका मसौदा क्या है, उसमें क्या क्या बात फाइनल हुआ है, डील ब्रेकर किन बातों पे है, किन बातों पे मुद्दा फंसा हुआ, वो तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। उसकी कॉपी तो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। सवाल यह है कि आप चाहेंगे कि एनरिच यूरेनियम ईरान अपना डिस्ट्रॉय कर दे या कहीं और शिफ्ट कर दे। ईरान चाहेगा कि आप उसके साथ साथ गारंटी दे, उसको कंपनसेट करें और साथ में लेबनान से लेकर तमाम जो है उसको भी प्रोटेक्शन दे। वैसी स्थिति में तो इजरायल है आपके सामने, आप कितना ट्रंप इजरायल में नेतन्याहू को डांटेंगे, ये करेंगे। इजरायल को अपने भी नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। तो अभी तक ये पता ही नहीं कि एग्जैक्टली डील ब्रेकर है क्या एग्जैक्टली और किन मुद्दों पर एक कॉमन ग्राउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये जितने हाथ उतनी बात वाली बात है। लेकिन हाँ, कर्नाटक वाला तो सर क्लियर हो गया ना, कर्नाटक में तो अब